तो बच्चों ये पार्ट सेकंड है। अगर आप पार्ट फर्स्ट देखना चाहते हैं तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, नहीं तो आप ऊपर देख सकते हैं, आपको आई बटन पे यहाँ पर लिंक मिल जाएगी, आप इस पर क्लिक करके भी वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा सेकंड पार्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो पिछली बार यहाँ तक पढ़ चुके थे आप देख सकते हैं हम पिछली बार यहाँ तक पढ़ चुके थे और अब हम सौर मंडल से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दिखा रहा है सौर मंडल, आप देख सकते हैं सौर मंडल। सौर मंडल क्या है इसके बारे में पहले हमें जानकारी देगा। जो दिखा रहा है सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। तो ये बता रहा है सौर मंडल में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सूर्य आता है, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। तो ये सारी चीज़ें सौर मंडल में आती हैं और इन्हीं से इसका निर्माण होता है। ये दिखा रहा है उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुख्य सूर्य है। तो इन सभी को मिला के हम सौर परिवार का नाम देते हैं और इसका मुख्य क्या है, सूर्य है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हमें बताया सूर्य के बारे में कि सूर्य के मतलब डिटेल्स देगा हमें। तो अभी दिखा रहा है सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। मतलब कहाँ, जो सौर मंडल है उसके केंद्र में स्थित है सूर्य, मतलब सौर मंडल के बीच में स्थित है। और अब ये कह रहा है कि यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। मतलब जो सूर्य है वो बहुत बड़ा है और बहुत गर्म गर्म गैसों से बना है, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन। याद रखिएगा, हीलियम एंड हाइड्रोजन गैस उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और ये बता रहा है इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। तो ये कह रहा है कि जो सूर्य का खिंचाव बल है, मतलब ग्रेविटी है, वो क्या करती है, मतलब सौरमंडल को बांधे रखती है। मतलब ये सारी चीज़ें सूर्य के आसपास घूमती रहती हैं उसकी ग्रेविटी की वजह से, खिंचाव बल की वजह से। अब ये कह रहा है कि सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। ये बता रहा है सूर्य है वो सौरमंडल के लिए प्रकाश का एकमात्र स्रोत है, मतलब उसी से ही पूरे सौरमंडल में रोशनी जाती है। अभी कह रहा है लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि हम मतलब तेज ऊष्मा को उसकी महसूस नहीं करते क्योंकि हम अपनी पृथ्वी पर रहते हैं और ये सूर्य से मतलब बहुत ही ज़्यादा दूर है। लेकिन सूर्य का टेम्परेचर बहुत है, 4-5 हज़ार डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अभी कह रहा है लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। ये बता रहा है कि मतलब सबसे नज़दीक का तारा तो है, लेकिन ये इस बस कहने के लिए ये नज़दीक का तारा है, क्योंकि है ये बहुत दूर। अभी बता रहा है सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर, मतलब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लगभग 15 करोड़। आप सोच सकते हैं कितनी दूर है। चलिए इस सूर्य के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब आगे है ग्रह, तो हम ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। अभी दिखा रहा है कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। ये दिखा रहा है कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, आप देख सकते हैं 8 ग्रह हैं। अभी कह रहा है सूर्य से दूरी के अनुसार, मतलब सूर्य से जो दूरी के अनुसार बता रहा है क्रम में। यह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। तो ये दिखा रहा है सूर्य से दूरी के हिसाब से ये इतने ग्रह हैं। और अब इनकी ट्रिक बता रहा है इनकी याद करने की, सूर्य से उनकी दूरी में, मतलब दूरी के अनुसार अंग्रेजी में याद करने के लिए ट्रिक। तो आप देख सकते हैं माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई से MRI, एम मतलब मार्स, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। तो ये इसकी ट्रिक है याद करने की। तो अब देखिए आगे ये दिखा रहा है सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, मतलब उनका एक फिक्स ऑर्बिट है, मतलब उसी पे ही उसी चक्कर लगाते हैं, मतलब चेंज नहीं करते हैं, एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। तो उनका मतलब एक निश्चित ऑर्बिट है, उसी पे वो चक्कर लगाते रहते हैं। और ये बता रहा है ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। मतलब ये जो रास्ते हैं, मतलब वो क्या कह रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज में फैले हुए हैं, दीर्घवृत्ताकार में, मतलब बहुत बड़े बड़े जो वृत्ताकार में मतलब फैले हुए हैं, ये बता रहा है। और अभी बता रहे हैं ये कक्षा कहलाती हैं, मतलब जो उनकी जो बड़ी बड़ी क्या है, मतलब जो दीर्घवृत्ताकार है, मतलब बड़े बड़े जो क्या है उनके ऑर्बिट है, मतलब घूमने वाले। तो ये बता रहा है ये ऑर्बिट कहलाते हैं, मतलब जो उनके रास्ते हैं बहुत बड़े बड़े, तो ये सारे ऑर्बिट कहलाते हैं। अभी कह रहा है सूर्य, ये बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। जो बुध ग्रह है वो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। और अभी बता रहा है अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। ये कह रहा है जो अपनी कक्षा मतलब अपनी ऑर्बिट में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में ओनली 88 दिन लगती हैं। अभी बता रहा है शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, मतलब उसको जुड़वा ग्रह माना जाता है, इसको बहन भी कहा जाता है पृथ्वी की, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। ये मतलब पृथ्वी के समान ही दिखता है, जो शुक्र है। अभी कह रहा है अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, मतलब पहले प्लूटो भी एक ग्रह था, लेकिन अब उसे ग्रह की लिस्ट से हटा दिया गया है, ये बता रहा है। परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में जो बैठक हुई थी,
उसमें यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाती हैं, मतलब इससे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है जो प्लूटो है। अभी हमारी पृथ्वी के बारे में बात कर रहा है। अब पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। ये कह रहा है सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। तो मतलब सूर्य से दूरी के हिसाब से देखा है तो पृथ्वी क्या है, तीसरा ग्रह है। आकार में यह पाँचवां सबसे बड़ा ग्रह है, मतलब देखा जाए तो ये पाँचवां सबसे बड़ा ग्रह है। और यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, मतलब जो पृथ्वी है वो ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, तो ये मतलब ऐसे, सॉरी मिस्टेक हो गई, जैसे ये अर्थ है मतलब ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है और मतलब वैसे गोल है। ठीक है, तो ये बता रहा है, सही से बन नहीं पाया। अब ये कह रहा है यही कारण है कि इसके आकार को भू आव कहा जाता है। तो इसी कारण से इसके आकार को भू आव कहा जाता है। भू आव का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, मतलब जो पृथ्वी के समान आकार मतलब पृथ्वी के जैसा आकार। अभी कह रहा है जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः मतलब केवल पृथ्वी पे ही पाई जाती हैं। जीवन के लिए अनुकूल मतलब यहाँ पे जीवन पाया जाए वो मतलब जो परिस्थितियाँ हैं वो पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी, मतलब ये ज़्यादा गर्म भी नहीं है और ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, ये उसके बारे में बता रही है। और क्या है, पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही ठंडी। अब ये बता रहा है यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, मतलब यहाँ पर जल भी उपस्थित है और वायु भी उपस्थित है जिसमें हम सांस ले सकते हैं और जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। मतलब ये वायु और जो जल है वो बहुत आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस है, जैसे ऑक्सीजन मौजूद है, ये पृथ्वी पर ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, तो इसीलिए इसे सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है क्योंकि इस पर जीवन है। तो अर्थ के पास जीवन है, अर्थ इज़ लाइफ, अर्थ हैज़ लाइफ। ठीक है, तो अभी कह रहा है अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई, इसलिए नीला ग्रह कहा जाता है। तो ये क्या है, मतलब ये वहाँ से देखने पर अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले ही दिखाई देती है, हल्की नीली। तो क्या है, इसीलिए दिखाई देती है नीले क्योंकि जो इसकी सतह पर 2/3 पानी है। ठीक है, हमने पृथ्वी के बारे में पढ़ लिया है। अब देखते हैं हम चंद्रमा के बारे में। अभी हमारा अगला टॉपिक है चंद्रमा। आप देख सकते हैं चंद्रमा अंतरिक्ष से लिया गया चित्र है चंद्रमा का। अब ये कह रहा है हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, जो हमारी अर्थ है उसके पास केवल एक उपग्रह है, क्या है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, जो उसका डायमीटर है जो जितना पृथ्वी का है उसका सिर्फ ओनली 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। तो ये क्या है, मतलब जो अगर अन्य खगोलीय पिंड है मतलब अन्य ग्रह या छोटे ग्रह वगैरह हैं तो ये इसीलिए मतलब बड़ा दिखाई देता है कि मतलब ये बहुत नज़दीक है हमारी पृथ्वी के। आगे देखते हैं, यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ये बता रहा है कि ये हमारी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। तो ये बता रहा है आप तुलना कर सकते हैं कितना दूर होगा सूरज। और ये सैटेलाइट दिखा रहा है किस प्रकार जो सैटेलाइट होते हैं वो जाते हैं, जो मैन मेड सैटेलाइट होते हैं वो अंतरिक्ष में। तो एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है मानव निर्मित उपग्रह, क्या है, मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है, मतलब एक कृत्रिम उपग्रह है और यह वैज्ञानिक द्वारा बनाया जाता है। ये मतलब वैज्ञानिक इसको बनाते हैं और इसको मतलब ब्रह्मांड में भेजते हैं जानकारी के लिए। ब्रह्मांड की हम मोटे तौर से पढ़ लेते हैं। इसे एक रॉकेट के द्वारा भेजा जाता है, फिर रॉकेट के बाद जो मतलब जो अंतरिक्ष में भेजा जाता है, पृथ्वी की जो कक्षा है मतलब पृथ्वी के चारों ओर ये चक्कर लगाता है और उसका पृथ्वी का जो वेदर वगैरह है वो बताता है। तो आगे पढ़ते हैं। आगे बता रहा है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन पूरा करता है। चंद्रमा है पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। और एक अक्ष पर मतलब एक बार रोटेशन जो घूम जाता है तो एक बार घूर्णन भी वो इतने ही टाइम में करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा को का केवल मतलब एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ये दिखा रहा है हमारा मतलब चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई पड़ता है पृथ्वी से। अब ये कह रहे हैं चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, मतलब इस यहाँ पे जीवन नहीं है, ऑक्सीजन या वाटर वगैरह नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत मैदान एवं गड्ढे हैं, मतलब पर्वत है मैदान और गड्ढे भी हैं बहुत, जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। तो उससे चंद्रमा की सतह पर छाया बन जाती है, जो गड्ढे हैं जो पर्वत हैं उनकी वजह से। अब ये कह रहा है पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। तो अगला टॉपिक हमारा शुद्ध ग्रह।
इनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या है, अब ये दिखा रहा है तारों ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मतलब और भी पिंड, मतलब जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, मतलब इतने भी छोटे नहीं होते हैं, बहुत बड़े होते हैं हाँ, लेकिन बोला है तो छोटा ही बोला है क्योंकि पृथ्वी की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। छोटे पिंड भी मतलब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। मतलब जो और जो ग्रह के साथ चक्कर लगाते हैं सूर्य के, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। जो मंगल और बृहस्पति मतलब इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स हैं, उनके बीच में पाया जाता है। इनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं। मतलब वैज्ञानिक मानते हैं कि ये क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग थे जो बहुत समय पहले मतलब टूट कर अलग हो गए थे ग्रहों से। तो यही था क्षुद्र ग्रह के बारे में। अब हम पढ़ते हैं उल्का पिंड क्या चीज़ है। अभी बता रहा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। मतलब छोटे छोटे टुकड़े पत्थरों के जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वे उल्का पिंड कहलाते हैं। तो ये कह रहा है कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। मतलब ये क्या होता है, इतनी पास आ जाते हैं पृथ्वी के, ऐसा लगता है कि पृथ्वी गिर जाएंगे। तो इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। मतलब क्या होता है, जब ये आ रहे होते हैं पृथ्वी की तरफ, तो जो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है मतलब वायुमंडल है, उससे घर्षण होकर ये मतलब वैसे हो जाते हैं, क्या होते हैं, बिल्कुल गाय नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं। अभी कह रहा है फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। तो इसके दौरान क्या होता है, बहुत चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है। मतलब कभी कभी क्या होता है, उल्का पिंड जल ही नहीं पाती पूरा और पृथ्वी पर गिरती है। और ये कह रहा है जिससे धरातल पर मतलब गड्ढे पड़ जाते हैं। मतलब जो पृथ्वी की सतह है उस पर तो कभी कभी गड्ढे पड़ जाते हैं। तो ठीक है, यही था इतना। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ता देखा है। यह लाखों तारों का समूह है। ये बता रहा है कि आपने कभी खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक मतलब फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ता देखा है। तो ये क्या होता है, ये लाखों तारों का समूह होता है और यह पट्टी क्या कहलाती है, आकाश गंगा मतलब मिल्की वे कहलाती है। तो ये कह रहा है हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। तो जो हमारा सौरमंडल है, पूरा सोलर सिस्टम, वो इस आकाश गंगा का भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। मतलब जो प्राचीन भारत में मतलब पुराने समय में इसकी जो तुलना की गई है वो प्रकाश में मतलब एक बहती नदी के द्वारा की गई है। तो अब ये दिखा रहा है इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा है। तो इसी कारण मतलब उसका नाम है वो आकाश मतलब गंगा, आकाश गंगा पड़ा है। तो कह रहा है आकाश गंगा करोड़ों तारे, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। मतलब करोड़ों बादल तथा गैसों की एक प्रणाली है। तो इस प्रकार की लाखों, ये कह रहा है इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। जो इस प्रकार की मतलब लाखों मतलब बहुत सारी आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। मतलब ब्रह्मांड के बारे में मतलब अभी तक वैज्ञानिक मतलब बहुत सारी रिसर्च कर रहे हैं और इसकी मतलब अभी तक कोई शेप वो नहीं बताई गई है, कितना एरिया है इसका खुल के। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। मतलब उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम इसी का ही हिस्सा हैं। तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है और इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे अगली वीडियो में। तो इसके बारे में आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये दिखा रहा है कि जैसे हम लोग हैं यहाँ पे, उसके बाद हम पृथ्वी पर रह रहे हैं और पृथ्वी किसमें, सौरमंडल में है। सौरमंडल किसमें, आकाश गंगा में है। आकाश गंगा और मतलब बहुत सारी ऐसी आकाश गंगा मिलके वो किसमें, वो ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो इतना बड़ा भाग है हमारा ब्रह्मांड का। तो यही कहना चाह रहा है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये वीडियो बताना, आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। और अगर आपको मेरी स्टडी अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।